हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम लिया गया है ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। ये 7 सितंबर 2025 को बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का यानी कि बिहार ईएसआई का क्वेश्चन पेपर है। एकदम हूबहू बिहार दरोगा 1799 वाला ही सिलेबस है, वहीं एग्ज़ाम पैटर्न भी है और सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके भी एग्ज़ाम में यानी कि बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 1799 पोस्ट के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। पूरा 100 प्रश्न है और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन पेपर, इसको पूरा लगाइए, एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और बिहार दरोगा 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए सभी लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि किसको दिसंबर 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस का महानिदेशक बनाया गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आप स्वयं देख लीजिए कि करंट अफेयर्स के प्रश्नों का लेवल कैसा है और इसी अनुसार आप अपनी तैयारी भी करिएगा बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एरोस्पेस का महानिदेशक बनाया गया है किसको? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र, यहाँ आर से राघवेंद्र हो जाएगा, शॉर्ट में लिखा गया है, तो याद रखिएगा जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात यहाँ पर ब्रह्मोस की आई हुई है, तो ब्रह्मोस आपको याद है ना, ब्रह्मोस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रह्मोस। तो देखिए ब्रह्मोस जो है ना, ये भारत के ब्रह्मपुत्र रिवर और रसिया के मॉस्को रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये भारत के डीआरडीओ और रसिया का एनपीओ, रसिया का, रूस का एनपीओ है, इसकी बीच का एक संयुक्त उद्यम है। तो याद रखिएगा आपसे, ये डीआरडीओ और रूस के एनपीओ के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि यूपी की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में स्थित यूनिट में अभी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप तैयार हुई है। तो ये भी करंट से रिलेटेड है, आप इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यहाँ पर सुधार कर लीजिए अर्लेकर, कहीं कहीं लिखावट में त्रुटि हुई है बट मैं आपको करेक्ट करके पढ़ करके सुनाते चलूँगा, बताते चलूँगा। देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के 23वें राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया है? तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है और बिल्कुल 2025 का ही ये करंट है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। और देखिए तैयारी जब आप इस प्रकार से करें तो कम से कम पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आप ज़रूर तैयार करके परीक्षा में जाइएगा। तो देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं और बिहार के बाद इनको केरल का राज्यपाल बनाया गया। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है ना, आरिफ मोहम्मद खान है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम हैं, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बिहार में पूछा जा चुका है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो 8 बार। पहली बार जब लगाया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहली बार लगा था 1968 में और उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, नित्यानंद कानूनगो। और आखिरी बार लगा है 2005 में और उस समय बिहार के राज्यपाल श्री बूटा सिंह थे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यानी कि एआई समिट, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में एआई लिखा जाता है। तो बताइए एआई एक्शन शिखर समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस के पेरिस में किया गया था और ये पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित हुआ था और इसकी संयुक्त अध्यक्ष था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अच्छा, एआई का जनक पूछा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसको कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जो है ये जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को। ये भी प्रश्न बन सकता है
आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और देखिए बिहार दरोगा 2000, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार दरोगा 2025 के लिए बिहार दरोगा का आप कह सकते हैं कि घटना चक्र है। पूरा 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सबका अलग अलग। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। देखिए यूएसए के 50वां उपराष्ट्रपति कौन बने, 50वां वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का, तो ये बने हैं जेडी वेंस। कौन बने हैं, जेडी वेंस बने हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं कौन से, तो 47वें, याद रखिएगा ये 47वें अभी बने हैं 2025 में, ठीक है ना। वैसे ये आपके 45वें के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, 45वें भी थे, ठीक है ना। फिर 46वें हुए कौन, जो बाइडन, और फिर 47वें हो गए डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। अच्छा प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, देखिए इसका आयोजन किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार, पवन हंस और फिक्की के सहयोग से किया था, ध्यान रखिएगा, क्लियर। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये 7वां क्रम का था और इसका आयोजन किया गया था पुणे में, तो यहाँ पर पुणे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे, बड़ा चर्चा में रहे थे। अच्छा, शुभांशु शुक्ला के साथ साथ और भी लोग गए थे, जैसे कि पेगी विट्सन का नाम आप याद रखिएगा, पेगी विट्सन का नाम आप याद रखिएगा, पेगी विट्सन का। देखिए पेगी विट्सन जो थी ना, ये आपकी इसकी मिशन कमांडर थी, ठीक है ना, पेगी विट्सन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद शुभांशु शुक्ला ये भारत के हैं, पेगी विट्सन अमेरिका की हैं। साथ ही साथ ये भी नाम याद रखिएगा, सावोज उजनान्स्की, ये भी गए थे, ये पोलैंड के हैं। और एक है आपका टिबोर कापू, ये हंगरी के हैं। तो इन चारों लोगों का नाम याद रखिएगा। ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे, X4 आपने पढ़ा होगा, एक्सियोम 4, ठीक है, ध्यान रखिए। कौन कौन से, तो एक शुभांशु शुक्ला हो गए भारत के, उसके बाद पेगी विट्सन हो गई, सावोज उजनान्स्की हो गए और टिबोर काबू हो गए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा कितना मीटर का इन्होंने थ्रो किया था, कितना मीटर इन्होंने भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, आपको याद होगा। तो देखिए इन्होंने जो है पेरिस डायमंड लीग में कितना फेंका है, तो आपको याद रखना है पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने 88.16 मीटर फेंका था। कितने, 88.16 मीटर फेंका था, ठीक है ना। अच्छा, दोहा डायमंड लीग में पूछेगा तो दोहा डायमंड लीग में आप याद रखिएगा 90.23 मीटर। तो ये सब भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आईसीसी वुमेन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी रिसेंटली आईसीसी वुमेन का जो वर्ल्ड कप हुआ था ये भारत विजेता रहा है, ठीक है ना। भारत ने पहली बार जीता हुआ है, अभी आपने देखा भी होगा, मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्लियर। चलिए, और अभी T20 वाला 2024 जीता था किसने, तो ये न्यूजीलैंड ने जीता था, ठीक है। और 50 ओवर वाला अपना इंडिया इस बार जीता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि AI डाटा सेट के लिए लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। AI डाटा सेट के लिए लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका नाम है AI कोसा। क्या है, AI कोसा, ध्यान रखिएगा, AI कोसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AI कोसा, क्लियर है फ्रेंड्स, AI कोसा इसका नाम है। और AI कोसा जो है ये पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। AI कोसा, इस तरह से इसको लिखा मिलेगा आपको, AI कोसा, ठीक है, ध्यान रखिए AI कोसा, ये ए है। उसके बाद देखिए प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो देखिए बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, पहला समुद्री विरासत सम्मेलन है। इसका आयोजन किया गया कहाँ पर, तो फ्रेंड्स दिल्ली में किया गया। तो यहाँ पर नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर गलत आपको चुनना है। अब इस तरह का प्रश्न जो है आपको कंफ्यूज कर देगा। अब देखिए दरअसल इसमें यहाँ पर आप देखिए ये COP16 है, यहाँ पर G20 है। तो देखिए G20 का लिखा ही नहीं है कि कब हुआ था, इस तरह से थोड़ा सा ये प्रश्न पूछा गया था। आसियान 2024 तो लाओस सही दिया गया है। अब देखिए SCO 2024 ये पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ये जो हुआ था ये 23वां क्रम था,
ठीक है। फिर 24वां हुआ था कहाँ पर, 24वां हुआ था, 24वां कहाँ पर हुआ था, 24वां हुआ था आपका कजाकिस्तान में, ठीक है ना। तो मतलब 24वां क्रम का, और 25वां चाइना में हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। कॉप 16 जो हुआ था, कॉप 16 ये कोलंबिया, ये कोलंबिया है, ठीक है ना। और G20 भी इंडोनेशिया में हो चुका है, इंडोनेशिया में भी G20 हुआ है, हुआ कि नहीं, G20 भी इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। तो यहाँ पर लिखा ही नहीं कि G20 कब का पूछा हुआ है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। चलिए इसको रहने देते हैं, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में भी बता दिया। उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य का 2023-24 में स्थिर कीमतों पर विनिर्माण का सकल राज्य मूल्य जोड़ा गया अधिकतम था, तो ये महाराष्ट्र का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गलत यहाँ पर चुनना है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा गया है, ठीक है, गलत यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ 55 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, बिल्कुल 55 करोड़ लोगों को, जिसमें से अगर परिवार पूछेगा तो 12 करोड़ परिवार, और 55 करोड़ लोग हैं उस 12 करोड़ में, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट पूछा गया है, मतलब करेक्ट दिया गया है, क्लियर है। अच्छा, आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और यह प्रति व्यक्ति 5 लाख प्रति वर्ष कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। अब यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति तो नहीं था, प्रति परिवार था, ठीक है। हो सकता है ये टाइपिंग में एरर हो गया है, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन तो है बट यहाँ पर ये टाइप किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम प्रति व्यक्ति बना लेते हैं तो बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत सर्वाधिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्य प्राप्त करना है। बिल्कुल स्वास्थ्य नीति जो है 2017 इसी का है, ये भी करेक्ट है। और यह पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, नहीं, यह पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं, यहाँ पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सेदारी है। अधिकांश राज्यों में ये रेशियो 60-40 का है, यानी कि 60% केंद्र का और 40% राज्य का। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में ये 90-10 का रेशियो है, ठीक है, 90-10 का। और बिना विधानमंडल वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ 100% है पूरा, क्योंकि वहाँ का तो स्वयं केंद्र ही देखेगी ना, जहाँ विधानमंडल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से ये गलत चुनना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो यहाँ पर व्यक्ति दे दिया था, तो उस हिसाब से व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार के लिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार के लिए होगा। चलिए समझ गए ना, ये प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार के लिए है। तो उस हिसाब से अगर टाइप के हिसाब से हम देखें तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन आप इसको प्रति परिवार बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगस्त 2025 को फुकेत, ये थाईलैंड में पड़ता है, में हुए सम्मेलन में, जो सम्मेलन हुआ था एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड की अध्यक्षता, इसमें जो है उसकी अध्यक्षता कौन सा देश ने किया था, तो ये अपना प्यारा भारत ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोफिजिक्स 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था। एस्ट्रोफिजिक्स बताइए, एस्ट्रोफिजिक्स अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी का ये ओलंपियाड हुआ था, और ये पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 2025 में कब अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल भू आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया। अब देखिए इस तरह का 3 प्रश्न पूछा गया, डेट दे करके देख सकते हैं। ये कटअप का जो मार्जिन है ना, कटअप जो है उसको, मतलब जहाँ कम सीट होता है वहाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ताकि बहुत सारे घोड़े जो है रेस से बाहर हो जाए पहले ही, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये दरअसल पूछा गया है कि कब, तो आपको याद रखना है 20 अगस्त 2025 को, ठीक है ना, 20 अगस्त 2025 को। तो यहाँ पर 20 अगस्त 2025 हो जाएगा, बिल्कुल इसी साल का करंट अफेयर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है ये आपके लिए, है ना। चलिए उसके बाद देखिए एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास कब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना हुआ था ना, ये विमान हादसा अहमदाबाद में, तारीख पूछ लिया गया है, तो बेशक आपको भी याद होगा ये तारीख, बताइए ये तारीख कौन सी है फ्रेंड्स। तो 12 जून 2025 है ना, 12 जून 2025 की घटना है, ठीक है, 12 जून 2025 की घटना है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था ये एयर इंडिया का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए AI सक्षम ई तरंग प्रणाली शुरू की गई है। AI सक्षम, इसका नाम क्या है, AI सक्षम ई तरंग प्रणाली, ठीक है ना। तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई तरंग सिस्टम, ई
तरंग, अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ सिस्टम, ठीक है ना, ई तरंग सिस्टम, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर आयल सामग्री संयंत्र का शुभारंभ कब किया गया? देख लीजिए ना, डेट लेकर के पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये लखनऊ में किया गया था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था, जगह भी आप याद रखिएगा। और ये 11 मई 2025 को, ठीक है ना, 11 मई 2025 को, जगह भी आप याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ में। उसके बाद देखिए क्वाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? क्वाड 2024, क्वाड में 4 जो है मेंबर कंट्रीज हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है ना। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स विल्मिंगटन डेलावेयर में किया गया था, अमेरिका में विल्मिंगटन, यहाँ मैं लिखता हूँ उस शहर का भी नाम विल्मिंगटन डेलावेयर, ध्यान रखिएगा यहाँ डेलावेयर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि कॉफ़ी उत्पादन के संबंध में भारत के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया? ध्यान से पढ़िएगा कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया। अच्छा, कॉफ़ी के उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक किस घाट पर पड़ता है? पश्चिमी या पूर्वी? पश्चिमी घाट पर। तो देखिए भारत कॉफ़ी अधिकांश पूर्वी घाट पर उपजाती है, नहीं पश्चिमी घाट पर, तो यही वाला आपका गलत दे दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, कर्नाटक अकेला भारत के कुल कॉफ़ी का 2/3 से अधिक उत्पादन करता है, बिल्कुल, और विश्व में कुल कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 4% भारत उत्पादित करता है, ये भी करेक्ट है। और भारत अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी का उत्पादन करता है जो अरेबिका कॉफ़ी कहलाती है, बिल्कुल सही है। अरेबिका का भी भारत उत्पादन करता है और रोबास्टा का भी उत्पादन करता है, रोबास्टा कॉफ़ी का भी भारत उत्पादन करता है, ठीक है। ये वाला आपका सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि गलत पूछा गया है तो पश्चिमी घाट यहाँ पर होना चाहिए, बट यहाँ पर पूर्वी घाट दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। चाय का उत्पादन असम में होता है ना। चलिए बिहार महोत्सव 2025 कहाँ हुआ था? अच्छा, ये बिहार महोत्सव पूछा गया है, बिहार दिवस मत लगा लीजिएगा। बिहार दिवस बता करके बहुत लोग बता देंगे कि पटना के गांधी मैदान में तो आयोजित हुआ था, बिल्कुल हुआ तो था, लेकिन वो बिहार दिवस था, ये बिहार महोत्सव पूछा हुआ है। बिहार महोत्सव का आयोजन हुआ था दिल्ली हाट में, दिल्ली हाट में, ठीक है ना, दिल्ली हाट चल रहा था नई दिल्ली में, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो लकड़ी का उपग्रह जापान ने किया है ना, जापान हो जाएगा। उसके बाद चलिए ये प्रश्न पहले पढ़िए और देखिए इस तरह से ऑप्शन दिया गया है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इस तरह से ऑप्शन आपको दिया गया है। ये पहले भी इस तरह के प्रश्न आपने बनाए हुए हैं। बताइए कि परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसके बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, बिल्कुल, और उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और ये सही स्पष्टीकरण भी आर कर रहा है, ठीक है ना। देखिए इस तरह के 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, इस तरह के कथन दे करके। देखिएगा ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। देखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने से प्रयोग करते समय प्रमुख प्रक्षेपण होता है, बिल्कुल, मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है वायु में तो चमकीला श्वेत लौ के साथ ही जलता है और जल करके एक महीन श्वेत राख बनाता है, और उस श्वेत राख होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना, श्वेत चूर्ण बनाता है। मैग्नीशियम रिबन वाष्पित हो जाता है, नहीं, ये गलत है। और श्वेत चूर्ण का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी गलत है, उल्टा दिया है, ये नीले लिटमस को लाल नहीं करता है, लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही है पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं दिया गया है, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए उसके बाद देखिएगा कथन, और यहाँ पर देख सकते हैं कारण दिया गया। कथन कह रहा है कि उत्तल लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस आपने पढ़ा होगा ना, P = क्या होता है? 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस P, इसको डायोप्टर से डिनोट करते हैं, डायोप्टर, 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 ठीक है ना, डायोप्टर आपको याद होगा, ठीक है। और ये फोकस दूरी है लेंस की, ये फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, P = 1/f, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पहले पढ़िए इसको, उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा धनात्मक होती है, बिल्कुल, उत्तल की धनात्मक होगी, बिल्कुल करेक्ट है। और ये धनात्मक क्यों होती है? चूंकि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक होती है, इसीलिए उत्तल लेंस की शक्ति भी धनात्मक होती है। क्लियर? लेंस की शक्ति P = 1/f होता है, जहाँ पर P क्या है? पावर ऑफ लेंस है, और फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, फिर से देखिए कथन और रीजन देकर के पूछा गया है कि मेंडल के जो परीक्षण होते हैं, परीक्षण में एप्टो संतति कुछ लक्षणों के लिए 3:1 का फिनोटाइपिक अनुपात दर्शाती है, बिल्कुल,
और यह पृथक्करण के नियम के अनुसार समझाया गया है, जिसके मुताबिक युग्मक निर्माण समय विकल्पियों का स्वतंत्र पृथक्करण होता है। बिल्कुल, तो ये दोनों आपका सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। उसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश किसके द्वारा अवशोषित होता है। देखिए, इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं जो आसान भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं, कुछ मॉडरेट भी हैं। ओवरऑल ये गुड मिक्सचर है, मतलब एक लेवल का। ठीक है, तो ये पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, कौन सा दोहरी झिल्ली कोशिकांग नहीं है। दोहरी झिल्ली कोशिकांग बताइए, दोहरी झिल्ली कोशिकांग इसमें से कौन सा नहीं है, फटाफट बताइए। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक भी हो जाएगा। बट यहाँ पर लाइसोसोम जो है ये दोहरी झिल्ली वाला नहीं है। लाइसोसोम दोहरी झिल्ली वाला नहीं है, लाइसोसोम एकल झिल्ली वाला है। एकल झिल्ली, लाइसोसोम और रसधानियाँ दोनों याद रखिएगा। रसधानियाँ भी एकल झिल्ली वाला है। रसधानियाँ और लाइसोसोम ये एकल झिल्ली वाले हैं। ठीक है ना। और एक राइबोसोम है, राइबोसोम ये तो लाइसोसोम है जिसको कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और एक राइबोसोम है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है इसमें झिल्ली नहीं होता, ये झिल्ली रहित होता है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्नलिखित में से कौन थे, ये पूछा गया है। तो ये याज्ञवल्क्य थे, ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य थे। बहुत लोग वाल्मीकि लगा देंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर गति से संबंधित निम्नलिखित पदों को उनसे संबंधित परिभाषाओं या इकाइयों से मिलान करना है आपको, और यहाँ पर राइट आंसर चुन करके बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए, तो मिलान करते हैं एक एक करके हम लोग। यहाँ पर देखिए, वेग का क्या हो जाएगा, वेग का क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दिशा के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन की दर। ठीक है, त्वरण हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर। दूरी आपका हो जाएगा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, और गति स्थिति में परिवर्तन की दर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध खाली स्थान दिया गया कि व्युत्क्रमणिपाती होता है। चालक का प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पदार्थ की आकृति और आकार पर, यानी कि लंबाई और क्षेत्रफल पर, तापमान पर और प्रकृति पर निर्भर करता है, यही ना प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, होता है ना, ध्यान रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीधी सड़क पर चलती एक कार के वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सीधी रेखा दिखाई देती है, यह दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दर्शाता है। तो कार यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान वेग से चल रही है। ठीक है, समान वेग से चल रही है। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं। पंकज अडवाणी स्नूकर बिलियर्ड के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन हिंदी फॉर द गिवन वर्ड। कोरिजेंडम का क्या होगा बताइए, कोरिजेंडम का क्या होगा हिंदी इसका, सुधि पत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंडोर्समेंट का पूछा गया, अंग्रेजी का देख लीजिए कैसा प्रश्न पूछा गया। 4-5 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न पूछे गए, देखते चलिए आप। तो इंडोर्समेंट का पृष्ठांकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृष्ठांकन हो जाएगा, पृष्ठांकन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर, पृष्ठांकन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इसका भी पूछा गया टेंडर का। तो एक टेंडर मतलब मुलायम कोमल, आपने पढ़ा होगा, बट इस टेंडर का मतलब होता है निविदा। ठीक है ना, यहाँ पर जो पूछा गया इसका मतलब निविदा होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में पूछा गया है। क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। करेक्ट है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, नहीं, इसमें जो होता है राष्ट्रपति केंद्रीय गृह मंत्री को जो है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं, राष्ट्रपति। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को नहीं, गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और प्रत्येक क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से एक एक बार 1-1 वर्ष की अवधि के लिए ये जो आपका क्षेत्र है क्षेत्रीय परिषद उसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही दिया गया है, उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं कौन, उसमें शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री। तो करेक्ट आपका ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो पूछा गया सही कूट चुनना है, तो ए और सी सही है। ठीक है, देखिएगा, एक धातु एम
फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से आयरन को विस्थापित कर देती है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ ऐसा नहीं कर पाती है। पूछा गया कि धातु M क्या है। कोई धातु M है जो फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से आयरन को यानी कि फेरस को विस्थापित कर देती है, बट एल्युमिनियम सल्फेट में से एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ ऐसा नहीं करती है। तो ये जिंक है, जस्ता है ये धातु। M धातु कौन सा है, जस्ता है। चलिए, मानव की निम्न में से कौन सी कोशिका अगुणित है। अगुणित इसमें से कौन सा कोशिका है, अगुणित कौन सा है, तो अगुणित शुक्राणु है और मादा निषेचित अंडा है, ये अगुणित है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि सही उत्तर आपको चुनना है, और ये है आपका बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन चाय पार्टी की घटना आपने पढ़ा है ना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ये तात्कालिक कारण माना जाता है इसको। 1773 में बोस्टन की टी पार्टी की घटना हुई थी, और बोस्टन टी पार्टी का नायक जो था ये कौन था बताइए, सैमुअल एडम्स था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश पर भारी कर लगाया था, इसीलिए ये बोस्टन टी पार्टी की घटना। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर ई का सही व्याख्या करता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है, और एक तरफ शिखर दिया गया और पर्वत श्रेणी दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, धूपगढ़ी सतपुड़ा का हो जाएगा, धूपगढ़। डोडा बेटा जो है ये आपका नीलगिरी का हो जाएगा। अमरकंटक किसका हो जाएगा, अमरकंटक बता दीजिए, अमरकंटक आपका इसमें से किसका हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। विंध्याचल का, और नंगा पर्वत हिमालय श्रेणी का। तो ये दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा ये वाला हो जाएगा ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा है बताइए फ्रेंड्स। देखिए, शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है, बिल्कुल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मना लेते हैं, तो ये तो करेक्ट हो गया। एड्स दिवस 1 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। युवा दिवस भी 10 मार्च को नहीं मनाया जाता, 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। और महिला दिवस जो है ये 5 मार्च के नहीं मनाया जाता है, 8 मार्च के दिन मनाया जाता है ना। तो ये वाला आपका सही दिया गया है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी वर्णित विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए सशक्त करता है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख है। याद आ गया ना। तो यहाँ पर यह अनुच्छेद हो जाएगा 246, ठीक है। चलिए, नगर न्यायपालिका के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं गलत कथन आपको बता देता हूँ। ये वाला स्टेटमेंट देखिएगा, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के मध्य नागरिकों और सरकार के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र प्रदान करता है, लेकिन 2 राज्य सरकारों के मध्य नहीं, बिल्कुल ये गलत दिया गया है। न्यायपालिका जो है आप देखते हैं कि हाई कोर्ट वगैरह है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सब 2 से अधिक राज्यों में भी होता है, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए, कौन सा जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण का मौद्रिक उपाय नहीं है, मौद्रिक उपाय नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बजट घाटे को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है, तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है, यूनाइटेड माइंड्स भी इन्हीं की है, और इंडिया 2020 इन्हीं की रचना है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। चलिए, बिहार के मुंगेर में, ध्यान रखिएगा जगह मुंगेर, बिहार के मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन कब हुआ था। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि कहाँ पर जो है 1922 में, इसका आंसर 1922 हो जाएगा। तो कहाँ पर 1922 में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने जो है किसान सभा का गठन किया था, तो जगह भी आप मुंगेर याद रखिएगा। किसने मुंगेर में 1922 में किसान सभा का गठन किया था, तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने। इस तरीके से याद रखिएगा। ये तो 1922 वाला किसान सभा हो गया, और एक 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। राजा अजातशत्रु किस वंश के थे, तो अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार का बेटा था, हरेंक वंश का ये शासक है। हरेंक वंश राइट आंसर हो जाएगा, हरेंक वंश,
ठीक है। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन हुआ था। बिंबिसार की हत्या कर दिया था अजातशत्रु ने, अपने पिता की हत्या, बिंबिसार का जो हर्यंक वंश का संस्थापक था, और फिर ये गद्दी पर बैठा। फिर अजातशत्रु की हत्या इसके बेटा उदयन ने कर दिया था। इसीलिए ये जो हर्यंक वंश है ना, हर्यंक वंश, इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि ये लोग अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त किया था, पितृहंता। ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए। तो ये धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर है, मुझे आप लोग बताइएगा, कालीबंगा कहाँ पर है, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। लोथल आपको पता है गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। और अजंता एलोरा की गुफाएं आपने पढ़ा है ना, महाराष्ट्र में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। पहला हुआ था कहाँ पर, तो याद रखिएगा राजगीर में। दूसरा कहाँ पर हुआ था, वैशाली में, ठीक है ना, कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। चौथा कश्मीर में कनिष्क के समय में। पहला हुआ था किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय में। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। देखिए, अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह से बचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़िए बताइए। तो यहाँ हो जाएगा, उपयुक्त को ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो उसे दोषी ठहरा सकता हो। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पुरंदर की संधि कब अस्तित्व में आई थी। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी महाराज और जयसिंह प्रथम के मध्य में, आपको याद होगा। ठीक है। 1665 में, 1665 में। सर टॉमस रो जो है, ये मुगल सम्राट किसके दरबार में अंग्रेज दूत था, तो टॉमस रो आया था जहांगीर के समय में। ठीक है ना। विलियम हॉकिंस भी आया था ना, कैप्टन हॉकिंस। चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए, मैथ के जो प्रश्न होंगे ना, उनका मैं आंसर आपको बताते चलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से लिखा गया है चचनामा। बताइए, चचनामा। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि अरबों द्वारा सिंध विजय का जो इतिहास है किससे प्राप्त होता है, तो चचनामा से। ठीक है ना। और पूछा गया है कि मूल रूप से लिखा गया था किसमें, मूल रूप से लिखा गया था किसमें, बताइए। तो मूल भाषा अरबी है इसकी, और अनुवादित भाषा फारसी है। ठीक है ना। मूल भाषा अरबी भाषा में लिखा गया था, और इसके मुख्य लेखक हैं अली बिन हामिद बिन अबी बकर कूफी। ठीक है ना। अली बिन हामिद बिन अबी बकर कूफी। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव असमतापी 3 कोष्ठीय हृदय तथा कवच युक्त अंडा देने वाला। अब देखिए, कवच युक्त बोल दिया है, तो निश्चित रूप से सैलमेंडर हो जाएगा इसमें से। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय जनगणना 1991 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहरी बस्ती की परिभाषा का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से आपका ए हो जाएगा नगर पालिका, निगम या अधिसूचित क्षेत्र समिति। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि देखिए, कथन करके कितना प्रश्न पूछा गया है। बफर स्टॉक में, पहले ये पढ़िए, सरकार खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाए रखती है क्योंकि बफर स्टॉक में कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक की व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, आर्थिक सूचक और सामाजिक सूचक, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आर्थिक सूचक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आर्थिक सूचक की अगर हम संकेतक की बात करते हैं, तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा, उपभोग स्तर सूचकांक आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर उपभोग स्तर दिया गया है। शहरी और ग्रामीण निवासियों का प्रति व्यक्ति प्रायोज्य आय आ जाएगा, शहरीकरण स्तर और गिनी गुणांक आ जाएगा। तो आय का तो निश्चित से आय स्तर आ गया ना, आय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आय। तो ये आपके यहाँ आर्थिक सूचक, ई और बी आर्थिक सूचक है। बाकी देखिए, कुपोषण, पेयजल, स्वच्छता में कमी, ये आपके सामाजिक सूचक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सी सुमेलित इसमें से नहीं है। जैव रिजर्व है, और ये किस राज्य में है, बताइए। सुंदरबन कहाँ पर है, बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल में, तो यहीं गलत हो गया। नीलगिरी तमिलनाडु में है, मानस असम में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कौन सा संविधान संशोधन जो हुआ था, यहाँ पर आपको मिलान करके बताना है। बताइए, संविधान संशोधन और प्रावधान क्या है इसका। तो 42वां आपको याद होगा ना कि उसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44वां में क्या हुआ था,
तो 44वां में आपका संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, निरस्त किया गया था इसको, ठीक है। और 61वां में क्या हो जाएगा, मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया गया था। और 73वां पंचायती राज से संबंधित है। तो अब बना नहीं लीजिएगा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, यही हो जाएगा ना। एक मिनट देख लीजिए, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग। तो ये आपका अनुच्छेद 324 हो जाएगा ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि सत्ता की साझेदारी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है? तो ये सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करती है, बिल्कुल, ये आपका करेक्ट दिया गया है यहाँ पर। ये सब गलत दिया गया क्योंकि राष्ट्रीय एकता को कमजोर थोड़ी करती है, राष्ट्रीय एकता और मजबूत होता है इससे। लोकतंत्र में बिल्कुल आवश्यक है बहुत सारी पार्टियाँ, ठीक है। सत्ता की साझेदारी तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमेशा समाज में संघर्ष को बढ़ाती है, नहीं, समाज के संघर्ष को कम करती है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, किस संगीतकार को जो है, संगीत कलाकार या संगीतकार कहिए, सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो सर्वप्रथम भारत रत्न मिला गया था किस संगीत कलाकार को? तो ये MS सुब्बालक्ष्मी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो देखिए, राग दरबारी के लेखक बाण भट्ट नहीं है। राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल है। कौन है? श्रीलाल शुक्ल है, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है ना, श्रीलाल शुक्ल है राग दरबारी के लेखक। बाकी तमस की भीष्म साहनी सही है, पिंजर के अमृता प्रीतम और निर्मला के प्रेमचंद जी हैं, ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, बिहार की संस्कृति में तिलकुट क्या है? तो तिलकुट हम लोग मिठाई खाते हैं ना, तिल से बना हुआ एक मिठाई है, ठीक है, तिलकुट। आ भी रहा है अब तिलकुट का समय। देखिए, 500 रुपये के नोट पर किस भाषा के मूल्य का अंकन किया जाता है? 500 रुपये के नोट पर, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए किसका अंकन नहीं किया जाता है, बताइए। तो ये आपका मैथिली हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका मैथिली हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, मैथिली हो जाएगा। अच्छा, 500 रुपया का जो नोट है ना, उस पर किसका चित्र अंकित है? बताइए किसका चित्र अंकित है 500 रुपये के नोट पर? तो लाल किला का चित्र है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और नोट के पीछे भाषा लिखी होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि उधर 15 भाषा प्रिंट होती है, ठीक है ना। कौन कौन से? तो असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, बिल्कुल नेपाली है, कोंकणी भी है। उसके बाद उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मैथिली नहीं है, मैंने पढ़ कर के बता दिया, 15 भाषा उस पर छपी होती है ना। चलिए, लोक नृत्य और विशेषता पूछा गया है, लोक नृत्य और विशेषता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्मा। तो कर्मा कौन सा है? नृत्य से पूर्व पेड़ लगाना, ठीक है। कजरी आपका हो जाएगा ये मानसून ऋतु। झूमर हो जाएगा आपका नृत्य के लिए कोई निश्चित ऋतु नहीं है। और झरनी जुलाहा समुदाय का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, कौन सा मानकीकृत चिन्ह सोने की शुद्धता की पहचान के लिए आवश्यक है? कौन सा मानकीकृत चिन्ह सोने की शुद्धता के लिए? तो ये आपका हॉलमार्क है ना, हॉलमार्क है। चलिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की 3 खाली स्थान दिया गया। बताइए भोजन की कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुँच और भोजन का वितरण है, ठीक है। चलिए, यही खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। चलिए, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन सूचकांकों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो ये सूचकांक आपके कौन से हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, कौन सी राजधानी शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में जो राजधानी शहर है, राजधानी शहर, ठीक है ना, राजधानी शहर, ये सभी राजधानी शहर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्बन दिया गया है, जो लिस्बन किसका है? पुर्तगाल का राजधानी है। कराकस जो है ना, कराकस, ये आपका कराकस वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की, और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, यूरोप में नहीं है। वहीं पूछा गया अमेरिका, यूरोप महाद्वीप में नहीं है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका। चलिए, उसके बाद देखिए, कंप्यूटर में डाटा, ये डाटा बना लीजिए। डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बीट हो जाएगा। देखिएगा, RBI के द्वारा 200 रुपये के नोट पर जो है किसका स्मारक का चित्र अंकित है? 500 पर मैंने बता दिया लाल किला, 200 पर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए? सांची का स्तूप है, ठीक है ना। 100 रुपये के नोट पर क्या हो जाएगा? सभी नए नोट की मैं बात कर रहा हूँ। 100 रुपया में रानी की बाव है, ठीक है।
और 50 रुपया में हम्पी का चित्र अंकित है। ठीक है, चलिए ये मैथ का जो है 5 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग मैथ का आंसर निकाल लीजिएगा, कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमिलित है। तो इसमें से देखिए बाबर वाला सही है, तुजुके बाबरी, बाबर ने लिखा है। हुमायूंनामा को लिखा है, हुमायूं ने नहीं, गुलबदन बेगम ने लिखा है। तारीखे शेरशाही किसने लिखा है, तारीखे शेरशाही, तो इसको अब्बास खां सरवानी ने लिखा है, शेरशाह ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है किसने, अब्बास खां सरवानी ने लिखा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अब्बास खां सरवानी ने लिखा है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ये जानते हैं। तबकात-ए अकबरी अकबर ने नहीं लिखा, इसको भी अकबर ने लिखा है। तबकात-ए अकबरी को लिखा है कौन, तो याद रखिएगा कौन फ्रेंड्स, तो निज़ामुद्दीन अहमद ने, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है इसको। ठीक है ना, तो ये वाला सही दिया गया, ये सही मिलान दिया गया, मतलब तुजुके बाबरी बाबर ने लिखा है। चलिए उसके बाद देखिएगा इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का संभावित जोखिम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा चैटबॉट की तेज प्रक्रिया, एआई की सटीकता में सुधार, कौन सा होगा इसमें से बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चैटबॉट की तेज प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए माई बिलोव्ड लाइफ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से मैं ही लिख देता हूँ, माई बिलोव्ड लाइफ, ये किसकी बुक है, तो ये अमिताभ कुमार की है, अमिताभ, ठीक है ना, अमिताभ कुमार की है, अमिताभ कुमार की। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम का सही क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। उसके बाद देखिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, मिलान करके यहाँ से आंसर आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 83 का ना है, सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1275। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 2500, ये आपका हो जाएगा 2550 और ये आपका हो जाएगा 1225। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा इसको, एक बार आप लोग निकाल लीजिएगा, बिल्कुल ये फॉर्मूला पर है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 अर्धगोला है। चलिए उसके बाद 1 मिनट, हम लोग कहाँ पर थे फ्रेंड्स, 12 हो गया ना, 84 हो गया गोला वाला, ये भी बना लीजिएगा। अब देखिए पशु पक्षियों और पुष्पों के, पशु पक्षी फूल के चित्रांकन के लिए कौन सा मुगल चित्रकार जहांगीर के समय में विख्यात था। तो जहांगीर के समय में पशु पक्षी के चित्रकार जो थे ये प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर थे। उस्ताद मंसूर पूछा भी जाएगा, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल से संबंधित है, तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, चलिए ही इज सो लेजी डेट ही कैनॉट सक्सीड, ये लिखा हुआ ना, तो इस वाक्य का सही रूपांतरण क्या है बताइए। तो ये हो जाएगा कि वह इतना आलसी है कि वह सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, वह इतना आलसी है। चलिए उसके बाद देखिए ये भी हिंदी में अनुवाद करना है, सी वेल गो टू, सी वेल नहीं, यहाँ विल बना लीजिए, सी विल गो टू मुंबई टुमारो, यानी कि वह कल मुंबई जाएगी ना, वह कल मुंबई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आई वांट टू गो होम, देख सकते हैं इंग्लिश का 8-10 प्रश्न होगा मेरे ख्याल से। आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ या घर जाना चाहती हूँ, तो यहाँ देखिए मैं घर जाना चाहती हूँ। हम्पी स्मारक स्थित है, तो हम्पी जो है ये कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, आपको याद होगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर थी ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि CSIR का पूरा नाम क्या है, CSRI का पूरा नाम, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नदियाँ और बांध पूछा गया, तो कावेरी पर कौन सा, मेटूर बांध है। महानदी पर कौन सा है, हीराकुंड है। नर्मदा पर सरदार सरोवर है। गंगा पर टिहरी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात कारखाना सही सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित नहीं है। तो राउरकेला केरल में थोड़ी है, राउरकेला उड़ीसा में है, यही सुमिलित नहीं। बाकी भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में है और सेलम तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तारापुर दिल्ली में थोड़ी है, तारापुर महाराष्ट्र में है, तो यही सही सुमिलित नहीं है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए उसके बाद एरावत भाटा राजस्थान में है। निम्नलिखित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का खानकाह कहाँ पर है। खानकाह, ये खानकाह पूछा गया है। ठीक है ना, खानकाह कहाँ पर है बताइए। तो इनका खानकाह कहाँ पर है फ्रेंड्स, बता दीजिए फटाफट। तो देखिए इनका खानकाह जो है ना ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, और आपको ध्यान रखना है
ये आपका पड़ता है दिल्ली में ही पड़ता है, ठीक है। खानका दिल्ली के दक्षिणी भाग में ग्यासपुर नामक स्थान पर पड़ता है, तो ग्यासपुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले भी बिहार के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में। चलिए, बहुत लोग महरौली लगा लेंगे। 1952 में भूदान आंदोलन बिहार के किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो गया हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बात कि किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो तरल में डूबी हुई वस्तु पर उत्प्लावन बल, ठीक है ना, उत्प्लावन बल हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित है? आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये थाइमस ग्रंथि छाती में पाई जाती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, ए और आर। चलिए कथन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, क्या कह रहा है कि कुछ यहाँ पर समस्थानिकों जैसे कि यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, और घेंघा के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। बिल्कुल, जो आपके यूरेनियम के समस्थानिक है इनका परमाणु भट्टी में, परमाणु रिएक्टर में उपयोग होता है, और घेंघा रोग में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है ये संभारिक है। बिल्कुल, आप ऊपर देख रहे हैं 40-40 है, निश्चित रूप से ये संभारिक है ना। तो ये दोनों आपका हो जाएगा, बट ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर छूट गया है। दोनों सही हैं, बट ये आर जो है एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।